सो वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि रेलवे का आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा था, जो कि फिर से आपका 2 फरवरी से शुरू हो गया है ना। इसका तीसरा शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन आपका जीके जीएस करंट अफेयर के आए हुए हैं वे सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगा, सारा का आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसका जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि क्या आया हुआ था। देखिए, प्रश्न था कि किसी विलायक या विलयन की दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए, किसी भी विलायक या विलयन की दी गई मात्रा में जब कोई की दी गई मात्रा में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होता है उसको क्या कहते हैं, तो विलेय की मात्रा को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि सांद्रता। देखिए, इसका हम लोग बात करें तो किसी विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या आयतन में उपस्थित विलेय की कुल मात्रा को उस विलयन की क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। यानी कि जो भी मात्रा उसमें विलेय किया जाता है उसको सांद्रता हम लोग बोलते हैं। जब किसी विलायक में ठोस विलेय मिलाया जाता है तो विलयन में कुछ विलेय कण ठोस विलेय के कणों से टकराते हैं और विलयन से अलग हो जाते हैं, इस जिसे हम लोग क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो इसमें क्रिस्टलीकरण किसे कहता है वो भी बताया गया है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम देने जाएंगे फिर उसी टॉपिक से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन घुमा के। वर्षा जल संचयन मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन था कि जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो इस प्रकार का ऑप्शन था। तो ये जो होता है ना, भूजल पुनर्भरण और आपूर्ति के लिए। ठीक है, ये वाला जो आंसर लगा के आया है उसका सही हो जाएगा। देखिए, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को इकट्ठा करना और उसे भविष्य में उपयोग के लिए जमीन के अंदर भेजना। यह प्रक्रिया गिरते हुए जल स्तर को सुधारने और पानी की कमी को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, जब हीट रिलीज करता है ना, जब हीट क्या करता है, रिलीज करता है, तो उस कंडीशन को हम लोग, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और हीट को जब गेन करता है, यानी कि हीट ले करके कोई अभिक्रिया होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, ये हीट को लेता है, तो ये तो आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो गया। मीथेन का दहन, लेकिन देखिए यहाँ पर जब हम लोग मीथेन का दहन कराते हैं, जलाते हैं ना, तो वो हीट छोड़ता है, यानी कि हीट निकलता है। तो जब हीट निकलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। देखिए, इसकी अगर हम व्याख्या करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। मीथेन का दहन इसका सटीक उदाहरण है, क्योंकि इसमें उत्पादों के साथ ऊर्जा मुक्त होती है, तो हीट से क्या होता है, बाहर निकलता है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने हाल ही में C-130J सुपर हरक्यूलिस के लिए कौन सा नंबर पूछ घटक डिलीवर किया है, 100, 150, 200, 250। तो अभी जो है 250वां, ठीक है, 250वां घटक को जो है इसने अभी लॉन्च किया है या फिर डिलीवरी किया है। ये यहाँ पर गलती से 200 लिखा गया है, 200 नहीं होगा, 250वां होगा। ठीक है, अभी TLMAL ने हाल ही में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए अपना जो है 200वां नहीं, 250वां सफलतापूर्वक डिलीवरी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आया हुआ था यहाँ पर कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर के लिए कुल कितने अन्य खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है। तो यहाँ पर टोटल 5 खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है। ठीक है, 5 खिलाड़ी जो भी लगा करके आए हैं उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ऋषभ पंत ने 2025 के लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 5 अन्य खिलाड़ियों को नामांकित किया गया था। इस पूरी श्रेणी में कुल मिलाकर 6 खिलाड़ी नामांकित थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि
आपका ऋषभ पंत के साथ और कितने खिलाड़ी, तो और 5 खिलाड़ी थे, टोटल 6 था। ऋषभ पंत के साथ 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर में कुल कितने अन्य खिलाड़ी पूछ रहा है, तो अन्य खिलाड़ी 5 और एक ऋषभ पंत, टोटल 6। ठीक है, देखिए अगला एक ये भी क्वेश्चन था, ये थोड़ा था कि 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो देखिए इसका आयोजन हुआ था आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया था। ठीक है, देखिए आपका 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 मलेशिया के अध्यक्षता में कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था क्या, तो समावेशिता और स्थिरता, यानी कि इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन था कि 11 मार्च 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर में आपातकालीन कोष स्थापित करने के लिए कितनी राशि की घोषणा की, तो देखिए आपका जो निर्मला सीतारमण है, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, वह मणिपुर में जो आपातकालीन कोष जो है स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपया की घोषणा की थी। कितना, 500। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगा करके आए होंगे सही हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संघर्ष प्रभावित मणिपुर के लिए 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि का या फिर आपातकालीन कोष की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड, जिसको हम लोग बोलते हैं लवक भी या लवक, की एक अनूठी विशेषता क्या है जो उन्हें अन्य कोशिकांगों से अलग बनाती है, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका, इनका अपना जो है डीएनए और राइबोसोम होता है, यही इसका जो है आपका विशेषता है। ठीक है, जो इससे अलग बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिस्ट दोनों के पास अपना स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ और राइबोसोम होता है। यह विशेषता उन्हें स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाने की क्षमता देती है, तो अन्य कोशिकांगों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन था कि कई परस्पर जुड़ी हुई आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन से बनी संरचना को क्या बोलते हैं, पोषी स्तर, आहार जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड या फिर आहार श्रृंखला, तो इसको बोलते हैं हम लोग फूड वेब, आहार जाल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा, आहार जाल। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जब कई आहार श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है तो वे एक जटिल जाल जैसी संरचना बनाती है, जिसे आहार जाल कहा जाता है। आहार जाल जितना जटिल होगा, पारिस्थितिकी तंत्र उतना अधिक संतुलित और लचीला होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उदारीकरण हो रहा है या फिर आयनीकरण। देखिए रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है, रिडक्शन। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं रासायनिक प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, और यहाँ CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके ठोस कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, चलिए फिट इंडिया अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ, नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की अभियान शुरू हुई थी 22 दिसंबर 2024 को। चलिए अगला क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन था। तो प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में नहीं, ये गलत है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं। ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है और उसमें नहीं होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक जो है डेवलप्ड होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि गर्भ निरोधक रसायन जैसी गोलियां या क्रीम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं। तो जब हम लोग गर्भ निरोधक टैबलेट लेते हैं तो उसका वो काम क्या करते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मेनली जो है आपका संलयन या फिर संलयन होता कैसे है कि अंडाणु और शुक्राणु, है ना, महिला का अंडाणु पुरुष का शुक्राणु आपस में जब मिलते हैं तो उसका संलयन होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब में मिलता है और फिर बच्चा पैदा होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को रोकने का काम कर देता है। जब वो गोलियां खा लेता है तो अंडाणु और शुक्राणु को मिलने ही नहीं देता है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गर्भ निरोधक रसायन ऐसे रसायनों का उपयोग करते हैं जो या तो शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं या उन्हें अंडाणु तक पहुंचाने से रोक देते हैं, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। समझ में आया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होता है। देखिए 14 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आप लोग को पता होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वह पहला नंबर तो आभासी होगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा? सीधा होगा। और तीसरा नंबर क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि वस्तु से छोटा, वस्तु आभासी और सीधा। देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम पहला नंबर बोलता क्या है कि प्रत्येक क्रिया बराबर और एक मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है ना। तो यहाँ पर उसके अनुसार से कुछ उसका उदाहरण दिया हुआ है थर्ड लॉ का न्यूटन के। जब कोई नाव से किनारे पर उतरता है तो नाव पीछे की ओर हट जाता है। तो देखिए फर्स्ट ए वाला सही आंसर हो जाएगा। सही बात है, हम लोग जब आगे की ओर नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर चला जाता है, यानी कि हम लोग क्रिया के अगेंस्ट में प्रतिक्रिया होता है वहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए न्यूटन के नियम के तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति नाव से उतरने के लिए पैर से नाव पर बल लगाता है तो नाव भी व्यक्ति पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिससे व्यक्ति किनारे पर पहुंच जाता है और नाव पीछे की ओर हट जाती है प्रतिक्रिया के रूप में, है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो पौधों में कोशिका विभाजन का बढ़ावा कौन देता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है विभाजन को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। देखिए साइटोकाइनिन जो है एक प्रमुख पादप हार्मोन है जो पौधों की कोशिकाओं में विभाजन सेल डिवीजन की प्रक्रिया को तेज करता है, ठीक है। तो यह जो है मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ तेजी से कोशिका विभाजन होता है, जैसे कि फल और बीज। इसके विपरीत एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाता है? सभी को पता होगा, जिसका परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं, यानी कि समभारिक बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं, समय। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोटॉप्स बोलेंगे, यानी कि समस्थानिक बोलेंगे। और द्रव्यमान संख्या समान रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे समभारिक। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए समस्थानिक जो है एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु को होते हैं जिनमें क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या जो है, प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है किसी भी तत्व में, लेकिन न्यूट्रॉन की जो है न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने के कारण उसकी द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो ये होता है आपका समस्थानिक। देखिए क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो सभी को पता है फैलोपियन ट्यूब में होती है। अभी हम एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बता रहे थे तो उस समय भी हम बताए थे। इस प्रकार एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए मानव जन्म प्रणाली में जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलता है तो उस प्रक्रिया को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यह कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है ना, डिंब वाहिनी जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए के अंदर होता है। इसके बाद निषेचित अंडा यानी कि जायगोट जिसको बोलते हैं गर्भाशय की ओर बढ़ता है जहां उसका विकास होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले क्या बनता है? जायगोट बनता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस अंतर का उपयोग किया जाता है? धारा को मापने के लिए हम लोग किसको प्रयोग करेंगे? एमीटर का। सभी को पता है धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना, और इसको हम लोग एमीटर से मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का काम क्या है? ऑक्सीजन का उत्पादन करना? नहीं, हम लोग को पता है कि ओजोन परत का काम होता है सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी यानी कि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है, किरण आती है, उसको रोकने का काम करता है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता है, ठीक है। देखिए है ना, पृथ्वी पर वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है पृथ्वी में? तो समताप मंडल में पाया जाता है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को
सोख लेती है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को त्वचा कैंसर और अन्य बीमारी से सुरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्ट्रावायलेट रेज के कारण जो है व्यक्तियों में त्वचा का कैंसर भी हो सकता है जब आप अगर नीचे आ जाएगा तो, है ना। इसीलिए जो है आपका समताप मंडल में ओजोन परत जो है यूवी रेज को सोख लेती है, तो यहाँ पर कोई हानि नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक देखिए लोहे में जंग लगना ये तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध से दही बनना आपका ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना ये आपका जो है भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही है। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या आता है, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की अवस्था या रूप बदलता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे मोम का पिघलना, मोम तो पिघल गया लेकिन यह एक भौतिक परिवर्तन क्यों, क्योंकि इस पिघले हुए मोम को वापस ठोस बनाया जा सकता है, जबकि जंग लगना या लकड़ी जलना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इससे नए पदार्थों का निर्माण होता है ना। देखिए फिर उससे उसी रूप में हम लोग नहीं ला सकते हैं उसमें। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यह भी क्वेश्चन आया था, तो सभी को पता होगा, इसको सब मार के आएंगे टाइलिन, है ना। एमाइलेज या टाइलिन दोनों में से कुछ भी होगा तो वही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए लार में मुख्य रूप से एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। यह एंजाइम हमारी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन में मौजूद जटिल स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा जैसे माल्टोज में तोड़ना है। पाचन की प्रक्रिया वास्तव में हमारे मुंह से ही शुरू होती है, जब यह एंजाइम भोजन के साथ मिलता है। अगस्त 2025 में उत्तराखंड में बादल फटने से किस गांव में भीषण बाढ़ आई थी। तो कौन सा गांव में अभी अगस्त 2025 में उत्तराखंड में बादल फटा था, तो कौन सा गांव में, धराली गांव में, है ना। धराली गांव में जो भीषण बाढ़ आ गई थी बादल फटने की वजह से उत्तराखंड में। देखिए एक क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई थी। तो अक्टूबर 2025 में भारत की बेरोजगारी दर जो है वो 5.2% दर्ज की गई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दांत क्षय यानी कि टूथ यानी कि दांत में जो डीके लग जाता है, शुरू होने के लिए मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो कभी पीएच मान जब 7 से कम हो जाता है तो एक प्रकार से हम लोग बोलते हैं मतलब कि थोड़ा अम्लीय हो जाता है, तो है ना। तो यहाँ पर लेकिन जो है बेस्ट रहेगा उसका आंसर 5.5 से कम। जैसे ही 5.5 से कम हो जाता है टूथ डीके शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है आपका नीति आयोग से आया था क्वेश्चन कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो महाराष्ट्र ने अभी आपका इसमें पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। तो देखिए ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क जो है आपका दिल्ली में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया है। बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित निपटारा यानी कि निपटान और रिसाइकलिंग के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पुराने लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विघटित किया जाता है ताकि कीमती धातुओं को पुनः प्राप्त किया जा सके और प्रदूषण कम हो, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था सारा, और आपका जो भी आपका ये क्वेश्चन था बच्चों के द्वारा ही भेजा गया क्वेश्चन था। आपका जो भी इसका आंसर सही होता वो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। आप लोग का कितना सही किए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसका आपको बता दें कि पीडीएफ चाहिए तो फिर से बोल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए और यहाँ तक जो भी वीडियो देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब यही सबसे हमारा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ अगले दिन। धन्यवाद।